नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बंथन भाई रतन गुजर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि 2 दिन से वीडियो यूट्यूब पर नहीं आ रहे हैं, उसका कुछ रीज़न है। तो आज हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम संसद के बारे में पढ़ रहे थे, कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। कैसे कानून को लोकसभा में भेजा जाता है, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, किस प्रकार वो कानून का रूप धारण करता है। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी असमंजस में पड़ जाते हैं, वित्त विधेयक और धन विधेयक एक ही है या अलग है। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक में कुछ अंतर है दोस्तों, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए बात करते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक पर। धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में दी गई है कि वो किस प्रक्रिया के तहत धन विधेयक पारित होगा। एक तो आप ये ध्यान रखें कि धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में क्या है, प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। नंबर 1 चीज, एग्जाम में मान लो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आता है, उसमें ऐसा पूछा जाएगा कि धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 110, और धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है वो अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और अनुच्छेद 111 में किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है, जो कि ये 3-4 ही धन विधेयक या बजट से संबंधित है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। वैसे हमने लोकसभा और राज्यसभा का जो तुलनात्मक अध्ययन किया था, उसमें मैंने बताया था कि धन विधेयक पर राज्यसभा की क्या शक्ति है एवं लोकसभा की क्या शक्ति है। एक बार मैं पुनः, क्योंकि अनुच्छेद 109 आया है तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखा जाएगा। पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। इसमें अपन लिख सकते हैं, धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाता है, पहले लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी। 2 चीजें विशेष हो गई। राज्यसभा इसमें क्या कर सकती है, तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक, राज्यसभा इसे रोक सकती है। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसका अंतिम निर्णय करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो इसमें भी राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली लोकसभा हो गई। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय
धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर का होता है। तो इस मामले में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। क्या धन विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में टकराव की स्थिति है तो क्या साधारण विधेयक की भांति इस पर भी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो नहीं, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये जो बातें हैं जो धन विधेयक के संबंध में अक्सर पूछी जाती है, साधारण विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी सदन में रखने वाली बात नहीं थी कि साधारण विधेयक को बिना राष्ट्रपति की अनुमति से भी किसी भी सदन में रखा जा सकता है या लाया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक को पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी है, फिर उसको पहले लोकसभा में लाना है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि धन विधेयक लोकसभा में क्यों लाया जाता है? क्योंकि लोकसभा लोगों का सदन है, जनता का सदन है। तो जनता के प्रति उत्तरदायी लोकसभा है। तो लोकसभा को ये जानने का अधिकार है, मतलब जनता को जानने का ये अधिकार है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च होगा, कहाँ से आप ऋण ले रहे हो, कहाँ आप टैक्स लगा रहे हो, आदि सारी बातें जनता को जानने का अधिकार है। इसलिए जनता का सदन लोकसभा है, इसीलिए पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं करेगा कि यह धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, तो अंतिम निर्णय किसका होगा? लोकसभा के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा। दूसरा, धन विधेयक के बारे में ये बता दिया मैंने आपको। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है? क्या धन विधेयक और वित्त विधेयक एक ही है? क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूजन भी होते हैं और होना स्वाभाविक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। अब धन विधेयक में ऐसी कौन सी बातें होती है कि उसको धन विधेयक माना जाए? तो धन विधेयक में नंबर एक चीज टैक्स, जो कर, जितने भी कर जो होते हैं वो धन विधेयक में आते हैं। जैसे किसी भी टैक्स को लगाना, मतलब कर को या तो लगाना या उसको बढ़ाना या उसको घटाना, मतलब या उसको बिल्कुल ही हटाना या बिल्कुल नया कर लागू करना। कर लगाना या हटाना, या कर को बढ़ाना या कर को हटाना, ये किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, कोई भी ऋण, सरकार अगर कोई ऋण लेती है तो वो धन विधेयक में आएगा। जैसे सरकार वर्ल्ड बैंक से ऋण लेती है, सरकार ने जापान से जैसे बुलेट ट्रेन के ऊपर ऋण लिया था, सरकार ने अभी हाल ही में रिजर्व बैंक से ऋण लिया है। अन्य विदेशी संस्थाएं जिनसे
सरकार अक्सर ऋण लेती रहती है, तो जितने भी ऋण लेना है या ऋण देना है ये किस में आएगा? धन विधेयक से संबंधित विधेयक में ये चीज़ें आएगी। दूसरा, हमारे संविधान में एक तो संचित निधि है और एक आकस्मिक निधि है, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि राष्ट्रपति आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। मतलब जब देश में आपदा हो या संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय आकस्मिक निधि से पैसे निकालने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। हालांकि जब संसद का सत्र वापस चल रहा हो तो उसको भी संसद से अनुमोदन करवाना अनिवार्य होता है। तो आकस्मिक निधि और संचित निधि पर भारित व्यय, आकस्मिक निधि से पैसे निकालना, संचित निधि से पैसे निकालना या संचित निधि में पैसे डालना, ये किसका काम है? धन विधेयक का काम है। धन विधेयक में संचित निधि और आकस्मिक निधि संचित निधि और आकस्मिक निधि पर व्यय और संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, उसकी अभिरक्षा करने का काम भी किसका है? तो धन विधेयक का है। मतलब धन विधेयक में वो सारी बातें आती हैं जो मैंने यहां पर बताई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वित्त विधेयक में भी कौन सी बातें आती है? हम अक्सर वित्त को धन से संबंधित मानते हैं। वित्त का मतलब जैसे वित्त मंत्री है, इसका मतलब पैसे से संबंधित मामला वित्त मंत्री का होता है। हमारे दिमाग में भी यही आता है। तो वित्त विधेयक को हम दो भागों में बांट रहे हैं। अनुच्छेद 117 1 और अनुच्छेद 117 3। अनुच्छेद 117 1 और अनुच्छेद 117 3। नंबर 1 कि जो वित्त विधेयक है उसमें केवल अनुच्छेद 110 का मामला हो तो वो एक तरह का धन विधेयक की भांति हो गया। दूसरा, जिसमें धन विधेयक के अतिरिक्त 100, इसके अंदर क्या है? 110 के अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी हो, एक 117(1) में धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी हो, वो किस में आता है? 117(1) में आता है। और 117(3) में धन विधेयक के अतिरिक्त संचित निधि के प्रावधान हो, क्योंकि संचित निधि में से बहुत से प्रावधान है, बहुत सारों का वेतन मिलता है, सरकार व्यय करती है। तो इसमें 110 में क्या है? 110 बोल रहा हूं, इसका मतलब धन विधेयक 110 है। तो 110 मतलब वित्त विधेयक में भी धन विधेयक तो शामिल हो रहा है, लेकिन और अन्य प्रावधान भी इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं। इसीलिए धन विधेयक से वित्त विधेयक अलग है। मतलब हर धन विधेयक वित्त विधेयक तो है ही, मतलब इसमें 110 तो आ ही रहा है, लेकिन और अन्य प्रावधान भी है। इसमें 110 तो आ ही रहा है, 110 के अलावा संचित निधि के प्रावधान हो, संचित निधि के प्रावधान हो तो वो 117(3) में आता है। अब आपको जो डाउटफुल है वो ये है कि क्या वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है? क्या वित्त विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है या 14 दिन का ही प्रावधान है? तो मैंने आपको यहाँ ये बताया, अगर वित्त विधेयक में
केवल 110 का उल्लेख है तो राज्यसभा उसे 14 दिन तक ही रोक सकती है। आपके तो अनुच्छेद अगर ऐसे पूछेंगे कि 117(1) और 117(3) या 110 अलग अलग अगर पूछेंगे तो आपको वहां पर बताना है। जैसे इसके अंदर जो प्रावधान है वो मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति जरूरी है, जो 117(1) है उस पर धन विधेयक की भांति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। दूसरा, इसे लोकसभा में ही रखा जाता है, लोकसभा में ही रखा जाता है। फिर लोकसभा ने पारित किया, फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा, फिर कैसे पारित होगा भाई? फिर उसको साधारण विधेयक की भांति ही पारित किया जाता है। दो बातें धन विधेयक की इसमें समान मिल रही है, एक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, दूसरा लोकसभा में ही रखा जाता है। तो आपके क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आ सकता है कि अनुच्छेद 117(1) में वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है या नहीं है। दूसरा, क्या उसे किसी भी सदन में रखा जा सकता है? नहीं, केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। क्या 117(1) को राज्यसभा 14 दिन तक की रोक सकती है? नहीं, इसे राज्यसभा ज्यादा देरी भी कर सकती है। तो ये वहां पर साधारण विधेयक की भांति हो गया। केवल दो बातें धन विधेयक के इसमें समान है, बाकी अन्य साधारण विधेयक की भांति ये पारित होता है। लेकिन क्या 117(1) पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है? नहीं है, 117(1) पर नहीं है। दो बातें इसकी समान हो गई, लेकिन असमान क्या है? तो इस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। नहीं, इसको राज्यसभा डिले कर सकती है, मतलब 6 माह तक रोक सकती है। एक तो धन विधेयक और इसमें असमानता ये है, ठीक है। और ये साधारण विधेयक की भांति पारित होता है, फिर ये भी है। 117(3) में क्या है? 117(3) में ये किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में। किसी भी सदन में रखा जा सकता है, इसका मतलब ये साधारण विधेयक की भांति हो गया। और इस पर विवाद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसमें क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से वित्त विधेयक में है? 117(3) वाले वित्त विधेयक में है। 117(1) वाले वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयक में ऐसा होता है क्या है दोस्तों? वित्त विधेयक में जैसे राजस्व और व्यय से संबंधित है, धन विधेयक सरकार के आय और व्यय से संबंधित है, और ये राजस्व और व्यय से संबंधित है। मतलब धन आएगा वो धन विधेयक में है, धन जाएगा वित्त विधेयक में है। व्यय कर रही है सरकार। जैसे और जैसे फीस, किसी की फीस लेना वित्त विधेयक में आता है, धन विधेयक में नहीं आएगा। किसी पर जुर्माना लगाना वित्त विधेयक में आता है। लाइसेंस की जो फीस होती है वो इसमें होती है वित्त विधेयक में। स्थानीय टैक्स जो होते हैं वो वित्त विधेयक में होते हैं। तो इसमें 3 चीजें ध्यान रखो आप, जैसे लाइसेंस, जैसे बंदूक का लाइसेंस हो गया, और जुर्माना हो गया। किसी पर भी सरकार, कोई भी अधिकारी, कोई भी विभाग जुर्माना लगाता है, वो पैसा वित्त विधेयक के माध्यम से गिना जाता है या वित्त विधेयक में आता है। या स्थानीय टैक्स, स्थानीय टैक्स भी होते हैं जो ना तो केंद्र सरकार लगा रही है
ना राज्य सरकार लगा रही है। और भी स्थानीय टैक्स होते हैं, वो वित्त विधेयक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें वित्त विधेयक में। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में मान लो प्रश्न पूछा जाए कि क्या वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 117(3) में है। संयुक्त बैठक का प्रावधान 117(3) में है। वित्त विधेयक में अगर अनुच्छेद केवल 110 है, अगर अनुच्छेद 110 है, वो तो केवल धन विधेयक हो गया। 117 का 1 है, उसमें 110 के अलावा अन्य प्रावधान भी है, लेकिन उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान वित्त विधेयक 117(3) में है, 117(1) में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मैंने आपको वित्त विधेयक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में बताइए। तो अब आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आपके गलती नहीं होना चाहिए कि वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। वैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन आपके राजस्थान में स्थानीय जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें शायद वित्त विधेयक का ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ऐसे आ सकता है वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में ही किया जाएगा, क्योंकि केवल ऐसे पूछा आपको कि वित्त विधेयक पहले कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में, क्योंकि वित्त विधेयक में धन विधेयक भी आता है। एक चीज़ आप और लिख लो, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। सभी धन विधेयक का जिक्र तो यहां पर भी हो रहा है, धन विधेयक का जिक्र यहां पर भी हो रहा है, लेकिन वित्त विधेयक का जिक्र यहां नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक का जिक्र नहीं है, लेकिन 117 में धन विधेयक का जिक्र है। इसका मतलब सभी धन विधेयक तो वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज यही छोटा टॉपिक जो मैंने सोचा था कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में क्लियर करूं। आप सभी को नमस्कार। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।